नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम बात करने वाले हैं Q&A सेक्शन के 20 नंबर के पार्ट में अलग अलग सवालों के बारे में, जिसमें आपने कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल पूछे थे, जो सवाल पूरी डिटेल के साथ थे, उनको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। दोस्तों, जब ये शुरुआत की थी Q&A सेक्शन की, तो उस वक्त ज़्यादा हमारे भाई इस वीडियो को नहीं देखते थे, लेकिन अब ज़्यादा भाई देखने लगे हैं और अब ये वीडियो काफ़ी पसंद करते हो आप, तो मुझे भी बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, उन्हें कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल था पटेल भाई का, और उन्होंने पूछा है कि लाइन एरिया और टॉप में फ़र्क क्या है। यानी उनको कुछ बेसिक फ़र्क मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि आप लाइन आरी को एज अ टॉप यूज़ कर सकते हो, लेकिन टॉप को एज अ लाइन आरी नहीं यूज़ कर सकते। और लाइन आरी में लाइट वेट बॉक्स जो है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसे हैंग करना होता है, ऊपर लगाना होता है, तो उसमें मजबूत प्लाई लेकिन लाइट वेट प्लाई को प्रेफर किया जाता है, यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, जिससे बॉक्स वजन में हल्का बने। साथ ही लाइन एरी की दूसरी बात ये होती है कि उसमें जो स्पीकर लगाए जाते हैं वो भी लाइट वेट हो, ऐसा प्रेफर किया जाता है। ज़्यादातर लाइन एरीज में आजकल नियोडियम के स्पीकर मिलते हैं, ताकि उस लाइन एरी का वेट और भी ज़्यादा हल्का रखा जाए। और एक अगला पॉइंट ये है कि लाइन एरी में अगर 3-वे लाइन एरी की बात छोड़ दे तो ज़्यादातर मिड के स्पीकर यूज किए जाते हैं या फुल रेंज स्पीकर यूज किए जाते हैं एचएफ के साथ। मिड बास के स्पीकर इग्नोर किए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि लाइन एरीज को ऊपर लगाया जाता है और ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका थ्रो जो है वो दूर तक जाए, इसलिए उसमें मिड रेंज या फुल रेंज स्पीकर एचएफ के साथ यूज किए जाते हैं। और दूसरी ऊपर से दिखने वाली बात यह है कि आप देख सकेंगे लाइन एरीज में एक्सेसरीज लगाई होती है उसे हैंग करने के लिए, और जो बहुत कॉस्टली होती है वैसे देखा जाए तो, इसलिए लाइन एरीज के बॉक्स की कीमत ज़्यादा होती है और ये एक्सेसरीज टॉप में नहीं लगाई जाती है। यही कुछ बेसिक फर्क है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है हमारे दोस्त सदाशिव बंसोड़े का, और उन्होंने पूछा है कि 18 इंच के स्पीकर के लिए नेटवर्क कौन सा यूज करें। यानी स्पेशली बेस के लिए उन्होंने नेटवर्क पूछा है शायद। तो सदाशिव जी, इसके लिए आप ATI का अगर नेटवर्क आपको मिलता है आपके एरिया में तो उसे लगाइए। अगर नहीं मिलता है तो किसी भी अच्छे ब्रांड का नेटवर्क यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है स्टार डीजे साउंड का, और उनका सवाल है कि लाइव के लिए मैं कितने वॉट के बेस खरीद लूं, यानी बेस के स्पीकर यानी कि सबवूफर, और साथ ही उनके लिए मैं कैबिनेट कौन सा यूज करूं। तो स्टार डीजे साउंड को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लाइव के लिए जब भी स्पीकर खरीदे तो ध्यान रखिए कि वो 4 इंच वाइस कॉइल से बड़े ना हो। अब 4 इंच वाइस कॉइल में आप 1000 वाट या 1200 वाट तक के स्पीकर खरीद ले, जो ठीक ठाक यानी अच्छे ब्रांड के हो। ज्यादा आप लो जो प्राइस वाले ब्रांड है या लो क्वालिटी के ब्रांड है उनका स्पीकर ना खरीदे, क्योंकि लाइव के लिए काफी अच्छा पंच और क्लियर साउंड की जरूरत होती है। तो आप मिड रेंज जो ब्रांड है कम से कम उनका 1000 से 1200 वाट का 4 इंच वाइस कॉइल वाला स्पीकर खरीद ले। और जो आप फ्रंट लोडिंग जो बॉक्स मिलते हैं, 18 इंच के जो बॉक्स मिलते हैं वो सिंगल वाले या ड्यूल वाले फ्रंट लोडेड की बात कर रहा हूं मैं, वो बॉक्स आप यूज करें। आपको काफी अच्छा साउंड भी मिलेगा और आपकी लाइव में काफी इम्प्रेशन बन जाएगी इसके साउंड से। अगला सवाल है राजेश यादव का, और इन्होंने पूछा है कि आउजा का जो LXA सीरीज है उसका स्लीव रेट क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि आजकल जो एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि स्लीव रेट, डैम्पिंग फैक्टर वगैरह वगैरह, जो THD ऐसे जो स्पेसिफिकेशन है, इनको हवा दी जा रही है सिर्फ अपने वीडियोस को लाइक लेने के लिए। तो बात यह है कि 15 से ज्यादा स्लीव रेट होना चाहिए, और आजकल ज्यादातर मेरे दिखने में कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो इतने कम स्लीव रेट वाला एम्पलीफायर बनाता है। तो पहले तो इस स्पेसिफिकेशन को देखना ही इग्नोर किया तो भी चलेगा। और ये भी स्लीव रेट सिर्फ काम करता है फुल रेंज स्पीकर या एचएफ के बारे में। ज्यादातर एचएफ जिस एम्पलीफायर पर चलाने हैं उसके लिए आपको स्लीव रेट देखना जरूरी है। रही बात आउजा LXA सीरीज की, तो इसका स्लीव रेट 35 है। तो आप स्लीव रेट के बारे में आउजा के LXA सीरीज को कुछ इग्नोर करने की वजह नहीं बनती है, क्योंकि वो 15 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ही दूसरा सवाल है उमेश पटेल का, और उन्होंने पूछा है कि डैम्पिंग फैक्टर क्या है और ये यूज कैसे होता है। तो काफी वीडियोस में इसके बारे में मैं बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी बोलता हूं कि डैम्पिंग फैक्टर
एक तो डैम्पिंग फैक्टर को भी स्लीव रेट की तरह ही काफी हवा दी गई है। डैम्पिंग फैक्टर के लिए भी हमें तभी सोचना चाहिए जब हम सिर्फ बेस के लिए एम्पलीफायर खरीद रहे हो। डैम्पिंग फैक्टर जो गाने में पंच है उसका साउंड हो जाने के बाद जो कोन की अनवांटेड मूवमेंट है उसे कंट्रोल करने की ताकत है एम्पलीफायर की। जो जरूरत नहीं है कोन की हिलने की, जिस वक्त उस हिलने से साउंड में फटने जैसी आवाज पैदा होती है, उसे कंट्रोल करता है डैम्पिंग फैक्टर। दूसरी बात यह है कि डैम्पिंग फैक्टर कितना होना चाहिए बेस चलाने के लिए। तो आपने जिन लोगों के डैम्पिंग फैक्टर पर वीडियोस देखे हैं वो बोलेंगे कि 1000 से ज्यादा होना चाहिए बेस के लिए, और फिर आप उनके ही वीडियोस ऊपर नीचे करके देखेंगे तो उन्होंने न जाने कितने लोगों को 500 डैम्पिंग फैक्टर के एम्पलीफायर दिए हैं सेट के साथ। तो बात यह नहीं है कि इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, बात यह है कि 500 के डैम्पिंग फैक्टर पर भी आपके बेस चल जाएंगे, लेकिन 500 डैम्पिंग फैक्टर एक्चुअल में होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी को कुछ भी लिखने के लिए रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसको मॉनिटर करने के लिए कोई भी संस्था हमारे देश में अस्तित्व में नहीं है। यानी इनको मॉनिटर करने के लिए कि आप सही है तो यही लिखे, गलत ना लिखे। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ स्पीकर पर कुछ भी वैटेज लिख कर आता है, कुछ कंपनीज अपने स्पेसिफिकेशन में कुछ भी लिख देती है। तो इसलिए उस पर भरोसा ना करें। जैसे कि आप देखेंगे QSC हो, क्राउन हो, ऐसे ब्रांड के जो एम्पलीफायर है उनका डैम्पिंग फैक्टर 500 होने के बावजूद उस पर बेस के स्पीकर चलते हैं। लेकिन हम अगर किसी ऐसे ही दूसरे ब्रांड के लिए जाएंगे तो उसका 800 डैम्पिंग फैक्टर या 1000 डैम्पिंग फैक्टर होने के बावजूद हो सकता है कि उसमें स्पीकर चलने के लिए दिक्कत हो। वैसा ही दूसरा उदाहरण है कि 1201 जो काफी पॉपुलर एम्पलीफायर है, बजट फ्रेंडली है। इस एम्पलीफायर के बारे में भी अगर हम देखें तो इसका डैम्पिंग फैक्टर 800 है, लेकिन 1201 को सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया, सबसे ज्यादा पसंद किया गया एम्पलीफायर माना जाता है हमारे देश में, क्योंकि उसका रिजल्ट ही इतना बढ़िया है। तो हो सकता है कि ब्रांड उस पर कुछ भी लिख देता अगर उनको लिखना हो तो 1500 डैम्पिंग फैक्टर है, लेकिन जो कि एक अच्छे ब्रांड है वो सही लिखते हैं, सही स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। लेकिन आप किसी भी ब्रांड का एम्पलीफायर खरीद ले और उस पर लिखा आएगा कि इसका 1500 डैम्पिंग फैक्टर है, 3000 डैम्पिंग फैक्टर है, तो ऐसे झांसे में ना आइए। ये 500 हो तो भी चलेगा, आपका बास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो 500 कम से कम एक्चुअल में होना चाहिए। और इसीलिए आपको अच्छे ब्रांड पर ट्रस्ट करना होगा, ना कि अरे गहरे किसी भी ब्रांड पर। अगला सवाल है खामकर जी का, और उन्होंने पूछा है कि 8HF वाले जो कैबिनेट्स बनते हैं खास करके पुणे में, और इस तरह के सेटअप का जो फीचर क्या है, यानी 16-16 मिड 8-8 HF लगाए जाते हैं एक एक टॉप की कैबिनेट में, ऐसे सेटअप का फ्यूचर क्या है, यही उनका बेसिक सवाल है। तो खामकर जी, ऐसा है कि ऐसे सेटअप चलते रहेंगे मार्केट में, क्योंकि वो सिर्फ डीजे में यूज होता है। तो डीजे के लिए तो यही आम बात हो गई है, ये चलता रहेगा। लेकिन हाँ, लाइव में ये सेटअप किसी काम के नहीं है, इसको सिर्फ डीजे में ही यूज किया जा सकता है, और ये बंद नहीं होगा। आप देखना, ये हमेशा चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि डीजे में कंपटीशन तो रहेगा। दो साउंड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो बारात हो, कुछ भी हो, गणपति विसर्जन की रैलीज हो, कुछ भी हो, एक दूसरे को क्रॉस भी अगर करते हैं तो हर साउंड वाला सोचता है कि मेरा साउंड ज्यादा लाउड हो। तो ऐसे में ऐसे सेटअप जारी रहेंगे, चालू रहेंगे, उसमें कभी कमी आने वाली नहीं है। अगला सवाल है राम जी का, और उन्होंने पूछा है कि स्टूडियो मास्टर के स्पीकर लाइव के लिए कैसे है, खास करके मिड बास के, और वो भी 600 वाट। तो राम जी, स्टूडियो मास्टर के स्पीकर मैं लाइव के लिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ। काफी बढ़िया स्पीकर है, लाइव के लिए तो आप इसे आंखें मूंद कर खरीद सकते हो, काफी अच्छा रिजल्ट है। अगला सवाल है साहिल का, और उन्होंने पूछा है कि डायनाटेक का जो फिश 7000 एम्पलीफायर मॉडल है, क्या उस पर हम 1500 वाट के 4 बेस चला सकते हैं। तो साहिल जी, पहली बात तो ये है कि 1500 वाट उस एम्पलीफायर के लिए ओवरलोड है, लेकिन अगर आपके 1500 वाट के स्पीकर 4.5 इंच, 4 इंच से लेकर 4.5 इंच वॉइस कॉइल के अंदर है, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और चलेंगे भी सही से। लेकिन अगर आपके जो स्पीकर है वो 5 इंच वॉइस कॉइल में है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है ये 4 ओम पर सिर्फ 2200 वाट देता है, तो ये काफी ज्यादा हो जाता है बेसिकली उस एम्पलीफायर के लिए। तो इसलिए आपके स्पीकर जो है वो 4 इंच या 4.5 इंच वॉइस कॉइल के होने चाहिए, तब जाकर थोड़ा सा एक सही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ सवाल, और उनके जो आंसर के बारे में हमने डिस्कशन किया, ये सब कुछ। तो बेसिकली ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और कोई सवाल हो, सुझाव हो, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।